नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारी अपनी प्रकृति की गहराइयों में ले जाएगी। ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो अक्सर खुद को इस शोरगुल भरी दुनिया में थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर कहा गया है कि उन्हें थोड़ा और खुलना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए या पार्टी की जान बनना चाहिए। क्या आप कभी किसी सामाजिक समारोह या ऑफिस की मीटिंग में चुपचाप बैठे रहे हैं जबकि आपके चारों ओर लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और आपने सोचा है कि मुझ में क्या कोई कमी है? क्या आप अक्सर छोटी मोटी बातों के बजाय गहरे और सार्थक संवाद पसंद करते हैं? क्या आप भीड़ में ऊर्जा खो देते हैं और अकेलेपन में अपनी ऊर्जा को फिर से पाते हैं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति हों और आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे सुजैन केन की क्रांतिकारी और विश्व प्रसिद्ध किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप टॉकिंग यानी शांत, एक ऐसी दुनिया में अंतर्मुखियों की शक्ति जो बोलना बंद नहीं कर सकती के बारे में। ये किताब केवल एक किताब नहीं बल्कि एक शांत घोषणा पत्र है। ये उन करोड़ों अंतर्मुखी लोगों के लिए एक सम्मान और एक उत्सव है जिन्हें हमारा समाज अक्सर गलत समझता है और कम आंकता है। ये किताब वैज्ञानिक शोध, ऐतिहासिक उदाहरणों और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से ये साबित करती है कि शांत होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और अनूठी शक्ति है। ये वीडियो इस अद्भुत किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। हम उस बहिर्मुखी आदर्श की पड़ताल करेंगे जिसने हमारी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। हम अंतर्मुखियों की छिपी हुई शक्तियों को उजागर करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझकर एक साथ काम कर सकते हैं। तो यदि आप खुद को या अपने आसपास के शांत लोगों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ इस शांत, विचारशील और आंखें खोल देने वाली यात्रा पर चलिए। अध्याय 1, एक ऐसी दुनिया जो बोलना बंद नहीं कर सकती और बहिर्मुखी आदर्श का उदय। सुजैन केन अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा से करती हैं जिसे वे बहिर्मुखी आदर्श यानी द एक्सट्रोवर्ट आइडियल कहती हैं। यह हमारे समाज में गहराई से समाया हुआ एक विश्वास है कि एक आदर्श व्यक्ति वो है जो मिलनसार हो, मुखर हो, सामाजिक हो और हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो उस व्यक्ति को महत्व देती है जो तेजी से और आत्मविश्वास से बोलता है, जो एक बड़ा नेटवर्क बनाता है और जो जोखिम उठाने में सहज होता है। हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक जीवन सब कुछ इसी बहिर्मुखी आदर्श के आसपास बुने गए हैं। स्कूलों में उन छात्रों को अधिक अंक दिए जाते हैं जो कक्षा में अधिक भाग लेते हैं। दफ्तरों में उन कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है जो अपनी बात को जोर शोर से रख सकते हैं और जो समूह परियोजनाओं में हावी रहते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? सुजैन केन हमें बताती हैं कि नहीं। 19वीं सदी और उससे पहले पश्चिमी समाज, विशेष रूप से अमेरिका, एक चरित्र की संस्कृति में रहता था। उस समय एक आदर्श व्यक्ति वो माना जाता था जो ईमानदार, अनुशासित और नैतिक रूप से मजबूत हो। उस समय कर्म को शब्दों से अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ सब कुछ बदल गया। लोग छोटे कस्बों से बड़े शहरों में आने लगे जहां उन्हें अजनबियों के साथ काम करना और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। यहीं से व्यक्तित्व की संस्कृति का जन्म हुआ। अब महत्वपूर्ण ये नहीं था कि आप अंदर से क्या हैं, बल्कि ये था कि आप दूसरों को क्या दिखते हैं। आकर्षक होना, करिश्माई होना और एक अच्छा विक्रेता होना सफलता के नए मंत्र बन गए। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस नए युग का प्रतीक बन गई। इसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी मुस्कान, अपनी बातों और अपने व्यक्तित्व का उपयोग करके दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस नए बहिर्मुखी आदर्श ने दुनिया भर में, विशेष रूप से व्यापार और सार्वजनिक जीवन में अपनी जड़ें जमा ली और इस प्रक्रिया में हमने अपने समाज के लगभग 1/3 से आधे हिस्से को यानी अंतर्मुखी लोगों को अनजाने में ही कम आंकना और पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन अंतर्मुखी आखिर है कौन? यहाँ सुजैन केन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करती हैं। अंतर्मुखी होना और शर्मीला होना एक ही बात नहीं है। शर्मीलापन सामाजिक आलोचना का डर है। एक शर्मीला व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में घबराहट और चिंता महसूस करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग उसे नकारात्मक रूप से आंकेंगे। दूसरी ओर अंतर्मुखता इस बात से संबंधित है कि आप बाहरी उत्तेजना जैसे कि सामाजिकता, शोर और गतिविधि पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अंतर्मुखी लोग बाहरी उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। एक पार्टी, एक भीड़ भरा कमरा या लगातार होने वाली बातचीत, ये सब उनके दिमाग को बहुत जल्दी थका देता है। उनकी ऊर्जा की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है।
अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए उन्हें शांति और एकांत की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत बहिर्मुखी लोग बाहरी उत्तेजना के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। उन्हें ऊर्जावान और जीवंत महसूस करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। अकेलापन उन्हें ऊब और बेचैनी का एहसास करा सकता है। वे सामाजिकता से अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। इसे एक कप के रूपक से समझें। एक अंतर्मुखी का कप बहुत छोटा होता है, जो थोड़ी सी सामाजिकता से ही भर जाता है और फिर छलकने लगता है, जबकि एक बहिर्मुखी का कप बहुत बड़ा होता है और उसे भरने के लिए बहुत अधिक सामाजिकता की आवश्यकता होती है। इसलिए एक अंतर्मुखी व्यक्ति एक बहुत अच्छा और आत्मविश्वासी वक्ता हो सकता है, लेकिन भाषण के बाद वो घर जाकर अकेले एक किताब पढ़ना पसंद करेगा, न कि एक पार्टी में जाना। वो शर्मीला नहीं है, वो केवल एक अंतर्मुखी है। इस अंतर को समझना इस पूरी किताब का और स्वयं को समझने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 2। क्या हम ऐसे ही पैदा हुए थे? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के पीछे का विज्ञान। तो ये अंतर आता कहाँ से है? क्या ये केवल हमारी परवरिश का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरा जैविक कारण है? सुजैन केन हमें विज्ञान की दुनिया में ले जाती हैं और दिखाती हैं कि ये अंतर हमारे जन्म के समय से ही हमारे स्वभाव में मौजूद हो सकता है। वे हमें हार्वर्ड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेरोम केगन के अभूतपूर्व शोध के बारे में बताती हैं। केगन ने दशकों तक सैकड़ों शिशुओं का अध्ययन किया ताकि वे स्वभाव के जैविक आधार को समझ सकें। अपने एक प्रसिद्ध प्रयोग में उन्होंने 4 महीने के शिशुओं को विभिन्न नई उत्तेजनाओं जैसे कि रंगीन मोबाइल, गुब्बारों के फूटने की आवाज और शराब की गंध के संपर्क में लाया। उन्होंने पाया कि लगभग 20% बच्चे उच्च प्रतिक्रियाशील थे। इन बच्चों ने नई उत्तेजनाओं पर बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया दी। वे रोने लगे, उन्होंने अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाए। लगभग 40% बच्चे कम प्रतिक्रियाशील थे। वे शांत और स्थिर रहे, उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। बाकी के बच्चे बीच में कहीं थे। केगन ने इन बच्चों का सालों तक अनुसरण किया और उन्होंने पाया कि जो बच्चे उच्च प्रतिक्रियाशील थे, उनके बड़े होकर शांत, सतर्क और अंतर्मुखी बनने की संभावना बहुत अधिक थी, और जो बच्चे कम प्रतिक्रियाशील थे, उनके आत्मविश्वासी, सामाजिक और बहिर्मुखी बनने की संभावना बहुत अधिक थी। ये शोध क्या बताता है? ये बताता है कि अंतर्मुखी लोगों का तंत्र जन्म से ही बाहरी उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उनका मस्तिष्क छोटी छोटी चीजों पर भी अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि वे शांत वातावरण पसंद करते हैं, क्योंकि एक सामान्य वातावरण भी उनके लिए पर्याप्त रूप से उत्तेजक होता है। इसके विपरीत बहिर्मुखी लोगों का तंत्र कम संवेदनशील होता है। उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इस अंतर का एक और कारण हमारे मस्तिष्क के इनाम प्रणाली में निहित है, जो डोपामाइन नामक एक रसायन द्वारा संचालित होती है। बहिर्मुखी लोगों में एक अधिक सक्रिय डोपामाइन प्रणाली होती है। ये उन्हें नए अनुभवों, जोखिम लेने और सामाजिक पुरस्कारों जैसे कि लोकप्रियता और प्रशंसा की तलाश के लिए अधिक प्रेरित करता है। अंतर्मुखी लोगों की डोपामाइन प्रणाली कम सक्रिय होती है। वे इन बाहरी पुरस्कारों से कम प्रेरित होते हैं। उनकी खुशी का स्रोत अक्सर आंतरिक होता है, जैसे कि एक किताब पढ़ना, एक गहरी बातचीत करना या किसी समस्या को हल करना। यह जैविक अंतर हमारे सोचने और काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। बहिर्मुखी लोग अक्सर तेजी से सोचते हैं, वे एक साथ कई काम करने में अच्छे होते हैं और वे त्वरित निर्णय लेते हैं। वे मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्मुखी लोग धीरे धीरे और अधिक गहराई से सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। वे काम शुरू करने से पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और अधिक सावधानी से योजना बनाते हैं। वे गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। दुनिया को दोनों की जरूरत है। हमें उन तेज और साहसी लोगों की जरूरत है जो अवसरों को पकड़ते हैं, और हमें उन धीमे और सतर्क लोगों की भी जरूरत है जो हमें खतरों से आगाह करते हैं। अध्याय 3। बहिर्मुखी आदर्श की दुनिया में एक अंतर्मुखी का जीवन। जब एक अंतर्मुखी व्यक्ति, जिसकी प्रकृति शांत और विचारशील है, एक ऐसी दुनिया में रहता है जो शोर और तेजी को महत्व देती है, तो क्या होता है? इस अध्याय में सुजैन केन दिखाती हैं कि ये बहिर्मुखी आदर्श हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे कि हमारे स्कूल और हमारे दफ्तरों पर कैसे हावी हो गया है। वे हमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक केस स्टडी में ले जाती हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भविष्य के नेताओं का गढ़ माना जाता है। यहाँ का पूरा वातावरण बहिर्मुखता का एक उत्सव है। छात्रों का मूल्यांकन इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वे कक्षा में कितनी बार और कितनी जोर से बोलते हैं।
सामाजिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छात्रों से ये उम्मीद की जाती है कि वे लगातार पार्टियों, क्लबों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें। केन हमें एक ऐसे ही अंतर्मुखी छात्र की कहानी सुनाती हैं जो बहुत ही बुद्धिमान और सक्षम है, लेकिन इस माहौल में खुद को एक अजनबी की तरह महसूस करता है। उसे समूह में सोचने के बजाय अकेले सोचना पसंद है। वो पार्टियों में जाने के बजाय अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करना पसंद करता है। उसे लगता है कि इस प्रणाली में सफल होने के लिए उसे एक ऐसा मुखौटा पहनना होगा जो वो है ही नहीं। ये कहानी आज के कई दफ्तरों की भी कहानी है। आजकल टीम वर्क और ओपन ऑफिस का बहुत चलन है। ये माना जाता है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अधिक रचनात्मक होते हैं। लेकिन सुजैन केन कई अध्ययनों का हवाला देते हुए इस धारणा को चुनौती देती हैं। वे बताती हैं कि समूह मंथन यानी ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर व्यक्तिगत सोच से कम प्रभावी होता है। समूह में सबसे मुखर और आत्मविश्वासी व्यक्ति की आवाज अक्सर हावी हो जाती है, भले ही उसके विचार सबसे अच्छे न हों। अंतर्मुखी लोग, जिनके पास अक्सर बहुत ही गहरे और सुविचारित विचार होते हैं, वे समूह में बोलने में संकोच कर सकते हैं। रचनात्मकता और गहरी सोच के लिए अक्सर एकांत की आवश्यकता होती है। जानबूझकर अभ्यास यानी डेलिबरेट प्रैक्टिस का सिद्धांत, जो किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक है, वो तीव्र, केंद्रित और सबसे महत्वपूर्ण एकांत में किए गए अभ्यास पर जोर देता है। सुजैन केन हमें स्टीव वोजनियाक की कहानी सुनाती है, जो एप्पल कंपनी के सह संस्थापक और पहले एप्पल कंप्यूटर के पीछे के असली जीनियस थे। वोजनियाक एक क्लासिक अंतर्मुखी थे। वे कहते हैं कि वे अपने सबसे अच्छे काम तब करते थे जब वे अकेले होते थे, जब वे बिना किसी रुकावट के घंटों तक अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसके बाद केन नेतृत्व के मिथक को तोड़ती हैं। हम अक्सर मानते हैं कि एक महान नेता को करिश्माई, मुखर और बहिर्मुखी होना चाहिए, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि कई महान और परिवर्तनकारी नेता अंतर्मुखी थे। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक हैं। वे स्वभाव से बहुत शर्मीले थे। एक युवा वकील के रूप में वे अदालत में बोलने में इतना घबराते थे कि उनके पैर कांपने लगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उनकी शक्ति उनकी जोर की आवाज में नहीं, बल्कि उनके शांत दृढ़ संकल्प, उनकी विनम्रता और उनकी नैतिक स्पष्टता में निहित थी। रोजा पार्क्स, जिन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रेरित किया, वे भी एक शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थीं। उनका बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करना एक आक्रामक कार्य नहीं था, बल्कि एक शांत और गरिमापूर्ण प्रतिरोध था। उनकी चुप्पी उनके शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व का केवल एक ही तरीका नहीं है। अंतर्मुखी नेता अक्सर अधिक सुनते हैं, वे अपनी टीम के विचारों को अधिक महत्व देते हैं और वे एक शांत और स्थिर तरीके से नेतृत्व करते हैं, जो संकट के समय में बहुत प्रभावी हो सकता है। अध्याय 4, सांस्कृतिक अंतर, प्रेम और मित्रता। क्या बहिर्मुखी आदर्श एक सार्वभौमिक घटना है? सुजैन केन बताती हैं कि नहीं, ये मुख्य रूप से एक पश्चिमी, विशेष रूप से एक अमेरिकी अवधारणा है। कई पूर्वी संस्कृतियों जैसे कि चीन, जापान और भारत में पारंपरिक रूप से शांति, संवेदनशीलता और समूह के साथ सद्भाव जैसे गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन संस्कृतियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति वो माना जाता है जो बोलने से पहले सोचता है और जो कम बोलता है लेकिन गहरा बोलता है। केन हमें एशियाई अमेरिकी छात्रों के अनुभवों के बारे में बताती हैं जो अमेरिकी स्कूल प्रणाली में संघर्ष करते हैं। वे अपने घर पर सीखते हैं कि शांत रहना और बड़ों का सम्मान करना एक गुण है, लेकिन स्कूल में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे लगातार अपनी राय व्यक्त करें और खुद को बढ़ावा दें। ये सांस्कृतिक टकराव उनके लिए बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है। ये खंड भारतीय पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। हमारा आधुनिक भारत आज इसी तरह के एक सांस्कृतिक चौराहे पर खड़ा है। हमारी प्राचीन परंपराएं हमें चिंतन, मनन और आंतरिक शांति का मूल्य सिखाती हैं, लेकिन हमारी नई कॉर्पोरेट और शहरी संस्कृति हमें अमेरिकी बहिर्मुखी आदर्श यानी मुखरता, नेटवर्किंग और आत्म प्रचार को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके बाद सुजैन केन हमारे सबसे व्यक्तिगत संबंधों यानी प्रेम और मित्रता की दुनिया में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की भूमिका का पता लगाती हैं। क्या होता है जब एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं? ये एक बहुत ही आम और अक्सर बहुत ही चुनौतीपूर्ण जोड़ी होती है। केन एक ऐसे ही जोड़े की कहानी सुनाती हैं। पत्नी एक बहिर्मुखी है जिसे पार्टियों में जाना, नए लोगों से मिलना और हमेशा सक्रिय रहना पसंद है। पति एक अंतर्मुखी है जिसे घर पर रहना, किताबें पढ़ना और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ शांत शाम बिताना पसंद है। उनके बीच अक्सर संघर्ष होता है। पत्नी को लगता है कि पति उबाऊ है और उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता। पति को लगता है कि पत्नी सतही है और उसकी शांति की आवश्यकता का सम्मान नहीं करती।
उनकी समस्या ये नहीं है कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उनकी समस्या ये है कि वे एक दूसरे के स्वभाव की भाषा को नहीं समझते। इस समस्या का समाधान है समझ, संचार और समझौता। जब वे ये समझ जाते हैं कि उनकी अलग अलग जरूरतें उनकी जैविक प्रकृति का हिस्सा हैं, तो वे एक दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं। वे एक बीच का रास्ता खोजते हैं। वे तय करते हैं कि वे कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ जाएंगे, लेकिन केवल एक निश्चित समय के लिए। वे ये भी तय करते हैं कि वे कुछ शामें घर पर एक साथ बिताएंगे और कुछ शामें वे अपनी अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए स्वतंत्र होंगे। वे एक दूसरे की शक्तियों की सराहना करना सीखते हैं। पति अपनी पत्नी की सामाजिक ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह की प्रशंसा करता है। पत्नी अपने पति की शांति, गहराई और सुनने की क्षमता का सम्मान करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वे एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं और एक दूसरे को विकसित होने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 5, एक अंतर्मुखी के रूप में दुनिया में कैसे जिएं। इस किताब का अंतिम और सबसे व्यावहारिक हिस्सा उन अंतर्मुखी लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो एक बहिर्मुखी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुजैन केन का संदेश ये नहीं है कि अंतर्मुखियों को खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उनका संदेश है कि उन्हें अपने सच्चे स्वभाव को अपनाना चाहिए और अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। पहला सिद्धांत है अपनी मीठी जगह यानी स्वीट स्पॉट खोजें। इसका मतलब है अपने लिए उत्तेजना का एक इष्टतम स्तर खोजना। आपको पूरी तरह से दुनिया से कटने की जरूरत नहीं है और आपको हर पार्टी में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको उस संतुलन को खोजना होगा जहां आप व्यस्त और लगे हुए महसूस करते हैं, लेकिन थके हुए और अभिभूत नहीं। इसका मतलब है अपने जीवन को जानबूझकर डिजाइन करना। एक ऐसा करियर चुनें जो आपको गहरी सोच और एकाग्रता के लिए समय दे। ऐसे शौक चुनें जो आपकी ऊर्जा को फिर से भरें, न कि उसे खत्म करें। और अपने सामाजिक जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसमें कुछ बड़ी पार्टियों के साथ साथ बहुत सारी शांत और गहरी बातचीत भी शामिल हो। दूसरा सिद्धांत है एक पुनर्स्थापना का स्थान यानी रेस्टोरेटिव नीचे बनाएं। एक अंतर्मुखी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहने की रणनीतियों में से एक है। एक पुनर्स्थापना का स्थान कोई भी ऐसी शारीरिक या मानसिक जगह हो सकती है जहां आप अपनी सामाजिक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जाते हैं जब आप अति उत्तेजित महसूस कर रहे हों। ये आपके दफ्तर के पास का एक शांत पार्क हो सकता है जहां आप दोपहर के भोजन के ब्रेक में जाते हैं। ये आपकी कार हो सकती है जहां आप एक व्यस्त दिन के बाद घर जाने से पहले 5 मिनट के लिए शांत संगीत सुनते हैं। ये एक भीड़ भरी पार्टी में एक शांत बाथरूम भी हो सकता है जहां आप कुछ गहरी सांसें लेने के लिए जाते हैं। अपने पुनर्स्थापना के स्थानों को पहचानें और उनका उपयोग करने से न हिचकिचाएं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। तीसरा सिद्धांत है स्वतंत्र विशेषता सिद्धांत यानी फ्री ट्रेड थ्योरी को समझें। यह सिद्धांत कहता है कि यद्यपि हमारा एक निश्चित स्वभाव होता है, हम उन परियोजनाओं या लोगों के लिए अपने स्वभाव से बाहर जाकर कार्य कर सकते हैं जिन्हें हम वास्तव में महत्व देते हैं। एक अंतर्मुखी व्यक्ति जो सार्वजनिक भाषण से नफरत करता है, वो एक ऐसे कारण के लिए एक भावुक और शक्तिशाली भाषण दे सकता है जिसमें वो गहराई से विश्वास करता है। एक अंतर्मुखी माता पिता अपने बहिर्मुखी बच्चे के लिए एक शोरगुल भरी जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कर सकता है क्योंकि वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। हम सब में मुखौटे पहनने की क्षमता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन परियोजनाओं को चुनें जो हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित हों और ये भी सुनिश्चित करें कि हम उन मुखौटों को पहनने के बाद खुद को रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त समय निकालें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है शांत बच्चे का पालन पोषण करने वाले माता पिता के लिए। यदि आपका बच्चा शांत, संवेदनशील और विचारशील है तो उसे बदलने की कोशिश न करें। उसे ये महसूस न कराएं कि उसमें कोई कमी है। उसकी संवेदनशीलता को एक उपहार के रूप में देखें। उसकी रचनात्मकता, उसकी गहरी दोस्ती बनाने की क्षमता और उसकी आंतरिक दुनिया की समृद्धि का सम्मान करें। उसे धीरे धीरे नई परिस्थितियों से परिचित कराएं, लेकिन उसे उसकी अपनी गति से आगे बढ़ने दें। उसे बताएं कि शांत होना ठीक है। उसे बताएं कि उसकी अपनी एक अनूठी शक्ति है। एक अंतर्मुखी बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार है एक ऐसा माता पिता जो उसे समझता है और उसे बिना शर्त स्वीकार करता है। अंतिम निष्कर्ष, शांत होने की अद्भुत शक्ति। तो दोस्तों, ये थी सुजैन केन की अद्भुत किताब क्वाइट की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत यात्रा। हमने सीखा कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता हमारे स्वभाव के गहरे और जैविक हिस्से हैं और कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। हमने उस बहिर्मुखी आदर्श के उदय को देखा जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है और अक्सर अंतर्मुखियों की शक्तियों को अनदेखा किया है। हमने अंतर्मुखियों के अद्वितीय उपहारों को उजागर किया, जैसे कि उनकी रचनात्मकता, उनकी गहरी सोच की क्षमता और उनका शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व।
और हमने सीखा कि कैसे अंतर्मुखी लोग अपनी अनूठी प्रकृति को अपनाकर एक बहिर्मुखी दुनिया में न केवल जीवित रह सकते हैं बल्कि फल फूल भी सकते हैं। इस किताब का अंतिम संदेश संतुलन और स्वीकृति का है। दुनिया को बहिर्मुखियों के साहस, उनकी ऊर्जा और उनकी सामाजिकता की आवश्यकता है, और दुनिया को अंतर्मुखियों की शांति, उनकी गहराई, उनकी रचनात्मकता और उनके विवेक की भी उतनी ही आवश्यकता है। हमें एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करने की आवश्यकता है। तो यदि आप एक अंतर्मुखी हैं तो दुनिया को ये साबित करने की कोशिश करना बंद कर दें कि आप एक बहिर्मुखी हैं। अपनी चुप्पी को अपनाएं, अपनी संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अपनी किताबों, अपने गहरे विचारों और अपनी शांत दुनिया में गर्व महसूस करें। दुनिया को आपके अद्वितीय उपहारों की सख्त जरूरत है, और यदि आप एक बहिर्मुखी हैं तो अपने आसपास के शांत लोगों को एक नए नजरिए से देखें। उन्हें बोलने का मौका दें, उन्हें सुनें, उन्हें अपने विचारों को संसाधित करने के लिए समय दें। आप पाएंगे कि उनकी चुप्पी के पीछे अक्सर ज्ञान, रचनात्मकता और निष्ठा का एक गहरा खजाना छिपा होता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर आवाज को सुना जाता है, चाहे वो कितनी भी जोर की हो या कितनी भी शांत। इस शांत और विचारशील यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।